मित्रों, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि वहाँ पर आप एडमिशन ले लो, फिर आप टीचर को कोई सवाल पूछने जाओ तो पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद वो तुरंत निकल जाएगा और उसके बाउंसर और बॉडीगार्ड होंगे कि आपको मिलने नहीं देंगे और बस शेरो शायरी करते रहते हैं। अन अकेडमी में ऐसा नहीं है, जो भी बड़े टीचर्स हैं आप डाउट पूछ सकते हैं और वो जवाब करते हैं। तो मेरा भी इकोनॉमी का जो अभी कोर्स चल रहा है उसमें जो वीकली बेसिस पे डाउट आते हैं विद्यार्थियों के, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ के मैं टेक्स्ट में जवाब बना देता हूँ और कुछ के वीडियो से बोल के जवाब बनाता हूँ। और ये आज का कर रहा हूँ ऐसा नहीं, जब से शुरू हुआ तब से चल ही रहा है। नॉर्मली मैं लूम नाम के एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी यूट्यूब पे इसलिए डालता हूँ ताकि जो लोग अनअकैडमी से जुड़ने का सोच रहे हैं उनको विश्वास रहे कि यहाँ पर ये बड़े टीचर्स ही खुद से डाउट रेजोल्यूशन भी करते हैं। खैर, तो अभी आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर कि जो विद्यार्थियों ने मुझे एडमिशन लिया है और अभी जो कोर्स चल रहा है उसके बारे में अलग अलग प्रश्न चल रहे हैं, वो उसके मैं जवाब दूंगा। यहाँ पर पावर पॉइंट अफलातून नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक अफलातून पावर पॉइंट के साथ क्लास में पढ़ा लिया। ये तो कुछ लोगों को अभी थोड़े डाउट रह गए, उनको बताने की बात है। हो सकता है कुछ लोगों को प्रश्न पूछा उसके सामने मैं उनको थोड़ा कड़क शब्दों में भी कुछ बोल दूं कि ये काम का नहीं है वगैरह। वो इसलिए क्योंकि सड़क के सांड की तरह इधर उधर घूमते रहो अननेसेसरी यूजलेस इंक्वायरीज में, दैट डज नॉट हेल्प। यूपीएससी की तैयारी करें, हर एक सब्जेक्ट में एग्जाम ट्रेंड के हिसाब से इतना काम है, पढ़ा दिया, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ो। पीएचडी करने और झंडा लेके मत खड़े रहो। तो एमटीवी रोडीज बनने का मुझे शौक नहीं है, मैंने फी लिए, उनको तो कड़क अब बात करनी पड़ेगी, भाई पास होना है तो इतना करो। तो ये होगा। और बाकी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, अगर आप अनअकैडमी यूपीएससी की तैयारी के लिए जुड़ने चाहते हैं, 50% ऑफ ऑन दिस दी सब्सक्रिप्शन और 6 महीने तक का एक्सटेंशन भी मिले। लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, नोट्स, पावर पॉइंट, सी सेट की भी तैयारी, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज विथ एवेल्युएशन, ये सब कुछ विद डिस्काउंट कोड moral.org। खैर, तो अभी हम चलते हैं प्रश्नों पे जो मुझे पूछे गए। ओके, तो 28 दिसंबर से 28 दिसंबर को, जस्ट अ मिनट। हम्म तीशा, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं और ये यूएई का वो डिजिटल पेमेंट वाली चीज़। ओके, देखिए आप समझो, इंडिया के एक्सपोर्टर ने चाय एक्सपोर्ट की, बराबर, और सामने यूएई का जो व्यक्ति था, बिजनेसमैन था, उसने दिरहम करेंसी में मान लीजिए इनको पेमेंट किया। तो अब ये जो इंडिया का टी सेलर है उसके पास क्या ऑप्शन है? ये जो इस प्रकार के अग्रीमेंट किए जाते हैं लोकल करेंसी में सेटलमेंट में, उसमें आरबीआई की और सामने वाले देश की ये मंशा होती है कि अब ये जो इंडिया का चाय उसने एक्सपोर्ट किया, वही आदमी यूएई से कुछ माल इंपोर्ट करेगा, जो भी सपोज कोई रिस्ट वॉच है, स्पोर्ट्स कार है, एक्स वाई जेड, और पेमेंट वो यूएई वाले जो भी सेलर होगा उसको दिरहम में कर देगा और उन दोनों का सेटलमेंट हो जाएगा। दैट इज द आइडिया। हावेवर, अगर ये टी सेलर को इच्छा नहीं, भाई मुझे ये दिरहम करेंसी मिला पर मेरी तो इच्छा है अमेरिका से कुछ मंगवाना है, तो वो तो उसका खुद का प्रॉब्लम है कि वो डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता है, रुपये में कन्वर्ट करना चाहता है। उसके लिए उसने जाना होगा ऑथोराइज डीलर के पास। वो बैंक भी हो सकते हैं, एनबीएफसी भी हो सकते हैं, और वो लोग उसका दिरहम करेंसी, रुपये, डॉलर, यूरो, जो करेंसी में उसको कन्वर्ट करना है कर सकता है। लेकिन उसमें ऑब्वियसली ये जो ऑथोराइज डीलर्स होते हैं वो अपनी फीस चार्ज करेंगे। सो लाइक दैट इट विल वर्क। इसमें आरबीआई खुद से गारंटी नहीं लेता कि मैं ये वाले एक्सचेंज रेट पे पक्का तुमको करेंसी एक्सचेंज करा के दूंगा। इन सब चीज़ों के बारे में आप और भी पढ़ेंगे जब आप पिलर 3 तक पहुंचेंगे, करेंसी एक्सचेंज। अभी आप पिलर 1 डिजिटल पेमेंट देख रहे हैं। फिर वापस दूसरा प्रश्न तीसरा का, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम पेमेंट एग्रीगेटर्स। देखिए, अब अमेज़ॉन पे खुद ही में बहुत सारे काम करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपका बर्थडे, मैं आपको 1000 रुपये का गिफ्ट कार्ड दूं अमेज़ॉन का, वो ऐसी बात होगी कि मैं अपने बैंक अकाउंट से कमांड देकर अमेज़ॉन को 1000 रुपये दूंगा और अमेज़ॉन एक डिजिटल गिफ्ट कार्ड जारी करेगा, या फिजिकल प्रिंटेड भी वो तो देते हैं, उसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 ABCD, फिर मैं आपको भेजूंगा हैप्पी बर्थडे। फिर आप क्या करेंगे, वो वाला कोड डालेंगे अपने अमेज़ॉन अकाउंट में, तो आपके अमेज़ॉन के वॉलेट के अंदर वो दिखाएगा कि आपके पास 1000 रुपये हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उधर से शॉपिंग करो, बिल भरो, स्विगी जोमेटो से कुछ मंगाया उसका पेमेंट करो। तो ये सब काम किया, उसको आप क्या कहेंगे, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो सिमिलर है प्रीपेड। आप मोबाइल रिचार्ज याद करो, 200 रुपये का रिचार्ज किया तो 200 रुपये तक बात होगी, फिर वो बंद हो जाएगा,
और बात नहीं कर सकते जब तक आप उसमें और पैसा रिचार्ज नहीं करते। तो दैट इज़ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। बाकी जो पेमेंट एग्रीगेटर्स का काम करेंगे वो ऐसी बात कि बायर सेलर को जोड़ना है, बिल पेमेंट करना है, उसके लिए जो बीच में मंच का वो काम करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू दैट। तो कंपनियां तो वही है, अब समझो कि गूगल पे या जीपे से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर सकते हो। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, कि जहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट से सामने वाली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ट्रांसफ़र करें। और गूगल पे वाले में ये भी हो सकता है मैं आपको गिफ्ट कार्ड दे दूँ और उससे आप गूगल से वो उसके प्ले स्टोर से वीडियो गेम डाउनलोड कर लो। तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इज़ लाइक गिफ्टिंग एंड देन यूजिंग द मनी, वो एक चीज़ हुई। बाकी बिल पेमेंट वाली चीज़ अलग हुई। कंपनी तो एक ही रहेगी। फिर है अविनाश। मेरा सब्सक्रिप्शन 4 को ख़त्म हो रहा है, इकोनॉमिक्स सिर्फ बच रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप ये करो, सपोज 4 जनवरी तक तो आप समझो कि पिलर 5 बी या सी तक अपनी पढ़ाई आप कर पाएंगे। आपका फिर पिलर 5 डी और पिलर 6 रह जाएगा। तो आप ये करना कि इससे पहले जो कोर्स हुआ था PCB 9 बराबर, उसकी आप हैंड आउट डाउनलोड और रिकॉर्डेड वीडियो तब तक में देख के उसको निपटा लो। और जो बाकी बचा मतलब पिलर 5 और 6 वो उधर से देख लेना। और बाकी जो उसमें नए अपडेट होंगे जो अभी मेरे कोर्स में है PCB 10, हाँ तो वो मैं Win24 सीरीज़ जो फेब्रुआरी मिड से शुरू होगी उसमें आप फ्री में देख लेना, उसके फ्री क्लासेस चलेंगी। फिर नूफान इंडिया ईयरबुक 2024, उसकी समरी क्लास, हाँ वो सब अनअकैडमी के टीचर्स कराएंगे, उसकी समरी PDF फाइल भी बनाई जाएगी। तो पूरी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली ये किताब फेब्रुआरी में रिलीज़ होती है, कुछ बार अब वो तो डिपेंड करता है, कुछ बार अप्रैल में भी आई है, मई महीने में भी आई है, नॉर्मली फेब्रुआरी में आनी चाहिए। फिर प्रश्न है जस्ट मिनट, प्रतीक्षा QEP की मेन टेस्ट नहीं दे पाया क्योंकि मेरे रिवीजन को टाइम नहीं मिल रहा है। लेक्चर करने के बाद GS सिलेबस कवर नहीं हुआ है अभी तक, इकोनॉमी ये करने के चक्कर में रिवीजन को टाइम नहीं दे पा रहे, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आपकी ये टारगेट रखो कि फेब एंड तक ये जितने भी कोर सब्जेक्ट अपने हो रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, वो सब ख़त्म हो पाए। नहीं हो रहे तो मार्च तक भी पहले वो ख़त्म करने की कोशिश करो। उससे फ़ायदा क्या है, आपने वीडियो देख ली, पावर पॉइंट डाउनलोड कर, हैंड आउट डाउनलोड कर लिए और आपको अंदाज़ आ गया कि भाई ये टॉपिक ऐसी ऐसी ऊपर ऊपर से बात थी। फिर सुकून से आप अपने हिसाब से रिवीजन करना है, 2-3 बार और उसको देखना है, उसके मॉक टेस्ट देने, यू कैन मैनेज दोज थिंग्स। वरना कई बार ये होता है कि वो एक ही सब्जेक्ट के रिवीजन और उसी के अंदर लगे रहते हैं और उसके चलते फिर वो कहते हैं मेरा तो सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा, देन इट क्रिएट्स न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर तो आप वो देख नहीं पाएंगे लेक्चर, पावर पॉइंट वगैरह। तो पहले निपटा दीजिए ये मार्च एंड तक, फेब एंड तक सारे सब्जेक्ट। और जहाँ तक ये मेंस का आप नहीं कर पाए, अब तो वैसे भी जितने दिन आपके पास बच रहे हैं वो ऐसा ही करना पड़े कि फिर वो अब प्रीलिम ख़त्म होने के बाद जून महीने में वो आप उसको निपटाना। दैट कुड बी अनदर वे टू गो अबाउट इट, अगर 2024 की आपकी टारगेट चल रही है। क्योंकि आपका हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, साइंस टेक रह गया तो मतलब ये सब निपटाने में ही आपका काफ़ी टाइम चला जाए। तो पहले कोर सब्जेक्ट ख़त्म करो, वो मेंस वाला बाद में देखना जून महीने में। दैट विल बी माय एडवाइस। मीनू कुमारी, कैन आई से डाउनलोडेड लेक्चर आफ्टर सब्सक्रिप्शन, ये सेक्शन थम टॉपिक लेफ्ट स्मॉल टॉपिक। देखिए बहन, इसमें ऐसा है कि सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाए, आप समझो कोई पावर पॉइंट है, कोई PDF फाइल है, वो आपने डाउनलोड कर लिया, वो तो आपकी मालिकी में आपके पास रह गया। तो फिर आपका सब्सक्रिप्शन चालू है बंद है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आपके मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क में है, तो उसको तो आप पूरी ज़िंदगी देख सकते हैं। लेकिन जो लेक्चर का वीडियो होता है बराबर, वो आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, फिर आप उसको देख नहीं पाएंगे। आपको उसमें भी ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पर वो ऐसा है कि जब तक एक्टिव सब्सक्रिप्शन है तब तक चलेगा, उसके बाद ऐप उसको लॉक कर देता है। तो अगर आपकी जो चीज़ें बची है और सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है तो मेरी सलाह पहले वो चीज़ों को आप देख लो या डाउनलोड करके रखो। वो आप पहले काम खत्म करो। PSI और हिंदी लिटरेचर में से कौन सा लेना चाहिए? दोनों ही में से लोग तो सिलेक्ट होते हैं। मेरी सलाह ये है कि आप सिलेबस देखो, थोड़े पुराने 3 साल के पेपर देखो, थोड़े फ्री लेक्चर वगैरह जो अनअकैडमी स्पेशल क्लास होते हैं बड़े टीचर्स के, उनके आप देखो कि आपको उसमें से कौन से में थोड़ा ठीक रुचि आ रही है।
क्योंकि ये जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो बीए से ज़्यादा लेकिन एमए से कम, मतलब समझो 4 साल की वो पढ़ाई आपको मान लीजिए 6 महीने में ख़त्म करनी है। तो खुद को मतलब ज़रा भी उसमें दिलचस्पी नहीं हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सिट एंड रिमेंबर एंड रीड एंड मेमोराइज। तो थोड़ा इंटरेस्ट उस चीज़ में होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आप देख लो। फिर आपका प्रश्न है, मुझे इंग्लिश कंटेंट समझ आता है पर हिंदी इंग्लिश इतना ठीक नहीं है, तो कौन सी लैंग्वेज चूज़ करूँ। मतलब बात तो ये है ना कि मीन्स में मैं कौन सा लूँ, हिंदी में लिखूँ कि इंग्लिश में लिखूँ। आप पे सिलेक्शन तो दोनों के ही इंटरव्यू स्टेज पे आते हैं। इवन गुजराती भाषा में लिखने वाले लोग भी अभी जो ये इंटरव्यू होने वाले हैं यूपीएससी के, तो मेंस उनके भी क्लियर हुए। समझो पिरामिड है, आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, बाकी जितने भी लोग लिखे आपके मीडियम में उनसे आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो मेंस क्लियर हो जाए। तो जो भी आपको दोनों में से ठीक लगती हो, एक बात में खुद से वो डिसीजन ले लो और उस पर कायम रहना। फिर ऐसा नहीं अभी मैंने हिंदी की किताबें खरीद ली, फिर ये हिंदी की किताब में तो बहुत कलिष्ट हिंदी है तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो इससे तो अच्छा इंग्लिश था। तो आप समझो जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह के खास तो 5-7 हज़ार रुपये की आपने किताबें ली हो, फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, फिर आप नए लेने जाओ अगेन, तो डबल खर्चे हो जाते। तो आप डिसीजन लो और उसमें भी यही सोच सकते हैं कि आर यू कंफर्टेबल विद दैट और नॉट। फिर आपका तीसरा प्रश्न, कंप्लीट जीएस पेपर मीन्स व्हाट पॉइंट्स आर मैंडेटरी टू नो इफ़ माय सब्जेक्ट इज़ रेडी और नॉट। बहुत सिंपल है, कोई आपने चैप्टर या टॉपिक ख़त्म किया, फिर उसके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लो। फ्री बुकलेट है अनअकैडमी की, वो मिल जाएगी आपको डाउनलोड सेक्शन में। उसमें 2013 से लेके 23 के जो पेपर्स हैं उसके अंदर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें मान लीजिए 100 सवाल थे, तो कम से कम 40-50 अपने हो रहे हैं कि नहीं, उसके आसपास कुछ बन रहा है कि नहीं। तो फिर आपने ठीक से पढ़ाई की है, नहीं हो रही है तो फिर जितने टॉपिक आपके बच गए वो खुद से सर्च करके और किताबें पढ़ पढ़ के आप उसको पॉलिश करो। वो मतलब कोर उसकी चेकलिस्ट बन जाएगी। फिर बेन समीरा, PCB10 अभी बैच चालू है अपन बैकलॉग है, ज्वाइनिंग लाइव क्लासेस QEP फॉर मेंस, आई कुडंट ज्वाइन इट, एडवाइस रिगार्डिंग शुड आई कंप्लीट और डू इट आफ्टर प्रीलिम्स। देखिए अब क्योंकि हम तो जनवरी तक आ गए हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट के केस में मैं ये पाता हूँ कि कुछ कुछ उनके प्रीलिम के कोर सब्जेक्ट ठीक से नहीं हुए होते, पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री एनवायरनमेंट वगैरह। तो आप देख लो बाकी सब अगर ठीक से हो गया एकदम तो QEP वाला ख़त्म करो। मेंस का जो मेरा इकोनॉमी का कोर्स चला है नहीं हो रहा है तो उसको अभी छोड़ो, उसको फिर जून महीने में करो, क्योंकि वो करने के चक्कर में फिर आपकी जो कोर चीज़ें हैं प्रीलिम के कोर सब्जेक्ट्स NC सेट वो रह जाए, ऐसा ना होना चाहिए। तो ये डिसीजन आप खुद से आप लीजिए कि बाकी सब्जेक्ट में मेरा कितना बाकी है, दिन का मेरा इतना रन रेट है, इतने वीडियोस और इतने पेजेस मुझसे हो पाते हैं, और उस स्पीड से क्या फेब या मार्च एंड तक कोर सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस प्रीलिम्स मेरे होंगे कि नहीं। उस हिसाब से आप डिसीजन लो। नहीं हो पा रहा है तो फिर ये QEP और ये जो मेंस की चीज़ें उसको आप धीरे धीरे शिफ्ट करो। वो फिर आप देख लेना जून महीने में आफ्टर प्रीलिम इज़ ओवर। भाई कबीर, ये आप लोग अपना डाउट नंबर इधर देख लो, ये कौन सा है 1685। हाँ तो माई अटेम्प्ट 2025, आई कंप्लीटेड ब्रिक स्टोन सीमेंट, मेजर सब्जेक्ट खत्म है, माइन और बाकी है, सब्सक्रिप्शन एंडिंग इन मार्च, ऑप्शनल बाकी है, वो मार्च के बाद करूँगा। हाँ तो बराबर है। हाँ ठीक है। और उसके अंदर भी मैं तो कहना चाहूँगा 2025 में आप दे रहे हैं तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती तलवार लेके मत चलो कि मार्च 24 तक ख़त्म ही कर देना है सब कुछ जीएस का। क्योंकि आप समझो जब आप PYQ एनालिसिस करोगे, खासकर लास्ट 3 इयर्स के पेपर आप देखोगे प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज, तो पता चले भाई हिस्ट्री में तो ये मैंने तो जनरल चीज़ें हड़प्पा संस्कृति देखा था, अपन ये तो बहुत एडवांस लेवल का पूछ रहा है जिसके लिए मुझे और किताबें पढ़नी होंगी। तो वो सब असल में करोगे तो समझो और 6 महीने लग भी सकते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या कुछ। तो उस हिसाब से सुकून से ख़त्म करना है, ऐसा नहीं अब जल्दबाजी में से मार्च तक मैं निपटाई दूँ। और आपके पास इतना टाइम है तो 2-3 और भी काम करने हैं, ऑप्शनल के अच्छे से नोट्स बना देना। फ्री टाइम मिले तो द हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, पर आपके पास अब इनफ टाइम है, पढ़ो उसमें से और इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स आपको मिले। अज्यूमिंग कि आप कॉलेज में होंगे, अगर टाइम मिले तो उसमें भी कुछ ये सर्टिफिकेट कॉलेज फेस्टिवल का मैनेजमेंट कमेटी में था ऐसा सब कुछ मिलता है, वो भी ले लो।
इंटरव्यू फॉर्म में लिखने को मजा है। और हर एक सेमिस्टर में कम से कम जो भी 55-60% या उससे ज़्यादा लाने वो लाने चाहिए, ताकि बाकी कुछ एग्ज़ाम में फिर वो मांगते हैं, आरबीआई कैट यूजीसी नेट वगैरह में। देन बेस्ट विशेस। फिर वापस कबीर का ही प्रश्न, दिल्ली जाऊं कि नहीं, मेरे मेजर सब्जेक्ट वगैरह और टेस्ट सीरीज़ और माहौल वहाँ पर मिलेगा। देखिए माहौल तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, जो खुद से डिसिप्लिन है तो उधर जाके भी डिसिप्लिन रहेगा, जिसको बस एक आउटपुट चाहिए, मतलब एग्जिट चाहिए या एस्केप चाहिए, तो वो तो उधर भी जाके टाइम पास ही करे। सोबत भी कैसी मिलती है उन सब पे है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप जा सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। जे पर्सनली आई वुड नॉट गो फॉर सिंपल रीजन कि एक तो वो काफ़ी महंगा है, और दूसरा एक तो पॉल्यूशन भी इतना बढ़ ही रहा है, और खुद से ये सब खाना बनाओ, कपड़े धो, नहीं तो किसी की मदद लो, उन सब के अंदर जितना टाइम वेस्ट होता है उतनी अपनी आउटपुट क्या आप रख पाएंगे? आपको लोग उधर जाते हैं तो भी सिलेक्ट होते हैं, लोग नहीं जाते वो भी सिलेक्ट होते हैं, उधर जाके भी फेल होते हैं, नहीं जाके भी फेल होते हैं। खुद पे अज्यूमिंग कि आप वो 2025 वाले ही हैं, तो पहले तो आप देख लो कि बाकी चीज़ें मेरी संभल रही हैं कि नहीं, कि कॉलेज में मिनिमम 55 to 60 परसेंटाइल आ जाएंगे, एंड देन आई कैन स्पेयर टाइम, देन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज खुद भी आपको ऐसा लगता है कि माहौल चाहिए, तो आप अपने लोकल जो भी सिटी है उसकी पब्लिक लाइब्रेरी में देख लो, वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आजकल बहुत सारे प्राइवेट रीडिंग रूम भी होते हैं, उधर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तैयारी कर रहे हैं आपके सिटी में ही, तो वो भी आप देख सकते हैं। दिल्ली इज़ एक्सपेंसिव एंड पॉल्यूटेड, तो इसलिए मुझे वहाँ तैयारी करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती अगर मैं एक स्टूडेंट होता। शुभम कुमार, ओनली 2% आर एक्चुअली मेड पीयू सर्वे वगैरह। देखिए अगर आपको मेंस में आंसर राइटिंग में लिखना है, बहुत सिंपल है, हमने तो ऐसे ही डेटा कोट करने चाहिए जो वर्ल्ड बैंक या यूएनडीपी वगैरह देते हो, या आईएमएफ वगैरह से मिलते हो, या बहुत खींच के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बाकी जो संस्था है उनके खुद के पैरामीटर्स वो सभी जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो गरीबी की हमको बात करनी है तो हम या तो तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट से डेटा देखेंगे, नीति आयोग का डेटा देखेंगे, या इंटरनेशनल लेवल पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से कितने लोग गरीब हैं, ऐसे डेटा लिखेंगे। ये सब तो ऑक्सफैम इनइक्वालिटी में ये बोला, इसने फले में ये बोला। पीवाईक्यू आप देखो प्रीलिम्स के, तो ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के तो पीवाईक्यू वो कम ही पूछते। और मेंस में लिखना है तो बेटर टू गो विद ऑथेंटिक थिंग्स लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनडीपी। खैर हम पिलर 6 तक पहुंचे, तब तक आप रुकिए, देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू। टीएम खान, क्या कोई लास्ट सेमेस्टर में परीक्षा दे सकता है डीएफ फॉर्म वगैरह? हाँ तो देखो, मान लीजिए 26 मई को परीक्षा हो प्रीलिम, एग्जैक्ट देख लेना, एनुअल कैलेंडर यूपीएससी के वेबसाइट से मिल जाएगा। फिर आजकल क्या होता है, विद इन 15 डेज वो रिजल्ट दे देते हैं। फिर ये होता है उसके बाद आपने एक फॉर्म भरना होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि ये 23 मई को अगर प्रीलिम हुई, तो समझो उसके 23 to 30 डेज के भीतर ये मेंस का फॉर्म आ जाता है, कि 15 दिन में परीक्षा है, तो 26 मई से लेके 30 दिन तक में आप गिनो कैलेंडर, वो चैट जीपीटी को पूछ लेना कौन सी डेट होगी, सपोज कि वो 18 जून, तो उसके आसपास वो मेंस का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें आपने सब अपलोड करना पड़ता है, आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, कॉलेज ग्रेजुएशन या लास्ट ईयर की मार्कशीट वगैरह वो देना पड़ता है। तो आप देख लो क्या उस वक्त तक मुझे मिलेगा कि नहीं, अगर मिल जाएगा तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, वरना इट विल क्रिएट इश्यूज एट द फाइनल स्टेज कि तुमने ये उस वक्त नहीं दिया था, यू आर नॉट एलिजिबल वगैरह। कोर्ट में केस और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक वो वगैरह में ऐसा है भाई कि यूपीएससी मेरे हिसाब से काफ़ी स्टबॉर्न एंड ऑर्थोडॉक्स संस्था है, तो फिर वो तो कोर्ट केस करके ऑफकोर्स आप निकाल सकते हैं, पर वो लंबी चैलेंज में कितना आप खींच पाएंगे। बेटर की जो रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से देख लेना कि आप हो पा रहा है कि नहीं। एंड मोर एवर उससे भी बड़ी चीज़ तो ये देख लेना कि मैंने असल में उतनी तैयारी भी की है कि नहीं, कि सिलेबस मेरा कंप्लीट है। लास्ट 3 ईयर के अंदर जो एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल गया है, उस हिसाब से जो अतरंगी किस्म के प्रश्न आ रहे हैं, क्या मैं 100 में से ऐसे 40-50 टिक करने का मेरा दम है कि नहीं, उतनी मेरी तैयारी है,
या मुझे जो भी मैंने पढ़ा उसके बियॉन्ड इतनी सारी मुझे किताबें और पढ़नी है, वो सब आप कर पाएंगे तो देना चाहिए, वरना सिर्फ कि दे सकते हैं इसलिए दे दूं तो फिर अटेम्प्ट बर्बाद हो जाए। दैट टू इज़ अनदर थॉट यू शुड कीप इन माइंड। और हाँ, कॉलेज के अंदर भी आप हैं तो जो भी 55 to 60% उधर भी है उसकी कोशिश करना, वरना ये आरबीआई कैट यूजीसी नेट बहुत सारी परीक्षाओं में वो फिर उधर रुक जाती है आपकी गाड़ी की, भाई वो कहेंगे यू आर नॉट एलिजिबल क्योंकि आपका कॉलेज का मिनिमम स्कोर नहीं है। देन सलोनी, मेरा सब्सक्रिप्शन जनवरी को ख़त्म हो रहा है और 2025 में पहला अटेम्प्ट होगा। अब मैं क्या करूं, एक साल के लिए सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है विथ ऑप्शनल। तो अब आप देखो पीवाईक्यू सॉल्व करो बराबर उस हिसाब से। हमारे प्रीलिम के अंदर 100 प्रश्न है, 40-50 मेरे ठीक हो पा रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं तो कितना कितना मिस हो गया है, कितना एडवांस लेवल की बुक्स में से पूछ रहे हैं जो मैंने नहीं पढ़ा, वो आप पॉलिश मारो। उसी तरह मेंस के अंदर भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू करो, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह भी चालू करो, खासकर ऑप्शनल में, क्योंकि ऑप्शनल में ये होगा आपने किताबें पढ़ ली बराबर है, पर जब आप पेपर देखो तो ऐसे एडवांस थिंकर्स एंड थियरी पूछते हैं जो किताबों में दिए ही नहीं, फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर आपको वो दूसरी कौन सी रिसर्च पेपर या कौन से जर्नल से पूछा है वो सब पढ़ पढ़ के उसमें से आपने वो नोट्स अपने अपडेट करने पड़े। अपने सिटी के कोई पब्लिक लाइब्रेरी का भी आप सब्सक्रिप्शन ले लो, ताकि उधर आप जाएंगे कुछ और किताबें आप पढ़ें, एडवांस लेवल की आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाए निबंध लिखने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर आप देखते रहो, उसमें से अच्छे अच्छे ऑप्शनल और निबंध के लिए लिखने लायक चीज़ें उसके नोट्स बनाते रहो। ये सब भी हो जाए और सीसेट भी आपका अच्छे से हो जाए, तो फिर प्लान बी के हिसाब से आपने जो दूसरी एग्ज़ाम के बारे में सोचा हो, स्टेट सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बैंकिंग, उनकी तैयारी करते रहो, यूजुअली नवंबर के साइकिल में आते हो। ये भी हो सकता है क्योंकि 2024 इलेक्शन ईयर है, तो बहुत सारे वैकेंसी अचानक से अनाउंस कर दिए जाएं इलेक्शन से पहले। क्योंकि मैंने खुद जो अपनी पीएचडी थीसिस लिखी उसके अंदर मैंने खुद ये रिसर्च करके निकाला था कि यूजुअली जब इलेक्शन ईयर होता है तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, ताकि पेरेंट्स और बच्चे खुश रहें कि हाँ नौकरियां हैं। तो ऐसी बहुत सारी हो सकता है, स्टेट सर्विस से लेके ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम बहुत सारी आ जाएं, तो उसको भी टारगेट करने के लिए जो मुझे करना पड़े एडवांस तैयारी, स्टेट की इन्फॉर्मेशन जमा करनी, मैथ्स रीजनिंग वगैरह करना है, वो सब की भी आप दमखन लगाते रहो। बेस्ट विशेष टू यू। विराट पवार, प्री से पहले इकोनॉमी का नेक्स्ट कोर्स कब आएगा? फेब्रुआरी वीक 3 में आएगा। करंट कोर्स आप देख रहे हैं तो उसी को निपटा दो, क्योंकि आप समझो जितना जल्दी आप ख़त्म करोगे तो फिर रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा। आप समझो फेब्रुआरी में भी कोर्स तो आएगा, क्योंकि ये तो दुकान है तो समझो चलते रहेगी चीज़ें। पर वो कोर्स ख़त्म कब होगा? वो अप्रैल एंड या मई के अंदर ख़त्म होगा, और फिर आपके मई के लास्ट वीक के अंदर ही प्रीलिम्स है, तो उसमें रिवीजन का टाइम थोड़ा कम बचता है। इसलिए जल्दी निपटा दोगे तो रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए टाइम ज़्यादा बचेगा। दैट इज़ माई एडवाइस। मेरा बाकी सब खत्म हो गया, सिर्फ इकोनॉमी की टेंशन, तो फिर बाकी सारे सब्जेक्ट खत्म है, उसका रिवीजन मॉक टेस्ट का आपका प्लान सेट है, तो फिर आप फेब्रुआरी में जो लेटेस्ट कोर्स आए उसको देख लेना, अदरवाइज अभी चल रहा है उसको निपटा देना। अविरल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कार्बन एमिशन, अब उसके अंदर एक वो एनवायरनमेंट कूजनेट कव है, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि जब जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो शुरू में पॉल्यूशन बढ़ता है, फिर धीरे धीरे वो कम होता है, क्योंकि अमेरिका यूरोप वगैरह क्या करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करके चाइना वियतनाम वगैरह को दे देंगे, तो पॉल्यूशन उधर फैलेगा और अपना घर वो संभाल लेंगे, और उनका जितना ग्रोथ आया उसके अंदर से वो हेल्थ एजुकेशन वगैरह में भी इन्वेस्ट करेंगे, प्रदूषण उनका कम हो जाएगा तो अपने आप उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी वगैरह मुद्दे बनते हैं। खैर, तो जवाब ऐसे होगा कि आप वो डेटा से शुरू कर सकते हैं, कैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, कैसे जीडीपी बढ़ा है बड़े देशों के साथ, और फिर एनवायरनमेंट लेवल वगैरह की आप बातें कर सकते हैं। उसके अंदर और भी जुड़ सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम ये भी होगा कि जो देश तरक्की करना चाहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, उसके लिए कोयला चाहिए, वो कोयला जलाए प्रदूषण होता है वगैरह, वो सब सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया, कोल की क्या तकलीफ है हमने समझी, बाकी भी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में क्या तकलीफ हमने समझी, तो पिलर 5 के ये वाले पिलर में देखा था, और भी उसमें आया मैं वो मीन्स का जो अभी संडे मेरे ख्याल से हम लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन विथ रिफ्रेश, तो ये तो भाई स्कीम के सारे नाम छाप दो जो हमने पढ़े थे। चौथा, फाइनेंशियल टेक्निकल वायबिलिटी ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया।
तो फाइनेंशियल वायबिलिटी कम क्यों है? क्योंकि वो महंगी पड़ती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसको खरीदने से कतराती है। दूसरा क्या है, नॉन डिस्पैचेबल, या ऐसा है कि 24/7 आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। रात को मतलब 24/7 वो अवेलेबल नहीं है, रात को तो सनलाइट होगी नहीं, तो आपने उसको जो भी डीसी बैटरी में स्टोर करना पड़े, तो बैटरी स्टोरेज का जितना खर्चा बढ़ता है, फिर उसका खुद का एसी और डीसी पावर के हिसाब से जो मॉड्यूलेशन हो, नॉर्मल ग्रिड कोयले वाले बिजली से चलती उसमें जोड़ सकते हैं कि नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। तो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर तो इसके आसपास आप डेटा से शुरू करेंगे, जो बॉडी आर्ग्यूमेंट्स है थोड़े तो हमने पढ़े हैं, मीन्स वाले कोर्स में और पढ़ेंगे, एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन आ कि एचडीजी गोल जो भी 7 नंबर या है उसके लिए ये करना जरूरी है, एंड देन इट इज़ डन। देन नीरज 21 है, मैं ग्रेजुएशन किया, और ये आपका जो नंबर प्रश्न है उसके अंदर ये है कि डिप्रेशन में चला, सुसाइड था क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी नहीं है। तो देखो, पहली तो बात ये है, ऑफलाइन टीचर्स में कुछ ऐसे होते हैं जो पावर पॉइंट से पढ़ाते नहीं, और फिर वो चौक से चार चीज़ लिखी बोर्ड पे और फिर आपको बोल के नोट्स डिक्टेट करते हैं, बराबर। और आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है उसमें आप ये बोल रहे हैं कि बाकी बच्चों की स्पीड से मैं वो नोट्स बना नहीं पा रहा, और टीचर मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा आपको तो तैयारी ही छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसे सर्टिफिकेट कोई दे तो लेना नहीं चाहिए आपको सर्टिफिकेट। बात समझो, यूपीएससी के अंदर स्पीड का मतलब क्या हुआ कि मेंस के अंदर जनरल स्टडीज पेपर 1 2 3 की हम बात करें, कितने 20 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे होते हैं। इसके अंदर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 150 वर्ड में लिखना है, बाकी 10 ऐसे 250 वर्ड में लिखना है। तो अगर आपको इतनी डिप्रेशन आ रही है तो एक बार अपने नोट में उसमें लिख के देख लो कि इतने में लिख पाता हूँ कि नहीं। असल एग्जाम में ऐसा भी नहीं कि 20 सवाल आप लिख पाएंगे, एक दो ऐसे अतरंगी हो कि उसको स्किप भी करना पड़े। ये एक बात हुई। फिर ये जो स्पीड और वॉकेबुलरी है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। आप जिम में जाओ तो पहले दिन से क्या 100 पुशअप मार सकते हैं? नहीं। और तीसरा कि जो बोल के डिक्टेट करे उस स्पीड से मैं लिख नहीं पा रहा, उसका और इसका कोई अंतर सुसंगति नहीं है भाई, क्योंकि वहां तो आपके दिमाग में जो है उसको आपने उसमें डालना है, जो असल मेंस आंसर राइटिंग होगी। एंड लास्टली, अगर कोई बोल के नोट्स डिक्टेट कर रहा है और आपको उसके नोट्स बनाने हैं, तो भाई उसको अब फिर जल्दी से आपको लिखना पड़े, सिर्फ फ्रेजेस लिखने, पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने चाहिए। और उसमें वो सब इंस्टाग्राम के जो बाबू सोने करते हैं, ऐसा बहुत मैं अंडरलाइन करूँ और 5 कलर के हाईलाइटर यूज़ करूँ, वो सब नहीं करना चाहिए, तो बन जाए। तो उसके चलते मतलब कि कभी कभी सुसाइड तक पहुंच जाता हूँ, तो भाई ऐसा, ये तो मतलब गौण चीज़ है, इसके वास्ते सुसाइड करना पड़े, ये तो कोई बात का सेंस बनता ही नहीं है। और वैसे भी आईएएस में सिलेक्शन नहीं भी आए तो भी सुसाइड का वो भी कोई सीन बनता ही नहीं है। कई सारे लोग हैं नहीं सिलेक्ट हुए फिर भी कुछ ना कुछ वो अपनी सिद्धियां हासिल कर चुके हैं। तो अभी तो पहले सब्जेक्ट और सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मेंस आंसर राइटिंग वगैरह तो ठीक से आपने पढ़ाई करी होगी, तब जाके उसमें आएगी। लिखने की प्रैक्टिस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, दैट इज़ माय आंसर। फिर हाँ, तो ये आपका जवाब मैंने बताया। क्या टेंशन नहीं लेना चाहिए? दूसरा, अगर बहुत टेंशन हो रहा है तो असल में एक मेंस का पेपर निकालो, मॉडल आंसर की कोई बुक है, उसमें लिख लिख के करो कि मेरा स्पीड इतना है कि नहीं है, तो बराबर है। उसमें भी 30% स्पीड कम पड़ा है तो भी भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल इंप्रूव, तो खेल खत्म। फिर प्रश्न सौरव, नॉन फाइनेंशियल बिल्स विच डज नॉट, ये आप मुझे एग्जैक्ट आपने कहाँ से ये उठाया, फाइनेंशियल बिल एंड नॉन फाइनेंशियल बिल, वो मुझे कंटेक्स्ट के साथ वो एमसीक्यू या पैराग्राफ दीजिए तो मैं आपको बता सकूँ ये बात क्या चल रही है। फिर प्रश्न है शिवम, मेरे पास पीसीबी 7 की हैंडआउट है, फिर पिन 23 करा लूँ या फिर करंट पीसीबी 10 का प्रिंट करा लूँ? पीसीबी से देखिए, पीसीबी 7 तक क्या था, प्रीलिम और मेंस कंबाइन था। उसके बाद तो 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर आए। 10 तक होते होते मैंने प्रीलिम और मेंस सेपरेट कर दिया। प्रीलिम के अंदर बहुत सारे नए नए एडवांस टॉपिक्स मैंने ऐड किए, क्योंकि आप जानते हैं आजकल यूपीएससी को खुजली मची है नए नए प्रकार के इकोनॉमिक प्रश्न पूछने की। तो अगर आपके पास पैसों की ऐसी कोई बहुत तकलीफ नहीं है, तो मैं तो कहूँगा पीसीबी 10 उसकी प्रिंट निकालो, और उसके बाद जो Win24 आए उसकी प्रिंट मत निकालना, उसकी सिर्फ पीडीएफ देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर पीसीबी 10 में होगा, Win24 में क्या होगा उसके बाद की अपडेट। अब उसके बाद आप जानते हैं मैंने एक लेक्चर में अभी बताया था, इंटरिम बजट आएगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो बहुत बड़े अनाउंसमेंट होंगे नहीं, तो छोटी छोटी चीज़ होगी उसमें तो। और इकोनॉमिक सर्वे भी शायद प्रीलिम के बाद आएगा, तो दैट्स इट।
फिर कुशाल सिंह चौधरी। ये जो रियल और ये वाला प्रश्न और किया आपने ऐसा देखिए, इकोनॉमी को क्लासिफाई करने का एक तो क्या तरीका है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़, ये हुआ। अपन यूपीएससी ने ये जो प्रश्न पूछा वो स्पेसिफिकली एडवांस लेवल की कोई इकोनॉमिक्स की किताब जो गूगल बुक्स में जाके सर्च करो तो मिले, उसमें से पूछा था। अब उसमें बात कैसी थी कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर ऐसे होते हैं कि मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल या रियल सेक्टर, और तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर। तो फाइनेंशियल मतलब शेयर, बॉन्ड, बैंक, डिपॉजिट, उससे की बात हो। गवर्नमेंट तो आप समझते हैं सरकार जो कर रही है। रियल सेक्टर मतलब इन दोनों के बाकी का जो बचा वो चीज़ है। तो किसान जो खेती करे बराबर है, वो रियल सेक्टर है। टेक्सटाइल मिल में जो कपड़ा बने वो रियल सेक्टर है बराबर। कमर्शियल बैंक लोन दे तो भाई वो सब फाइनेंशियल बात हो गई। शेयर, बॉन्ड, लोन, बैंक डिपॉजिट। कॉर्पोरेट बॉडी इशू बॉन्ड्स, तो वो भी क्या होगी, फाइनेंशियल बात होगी। तो इस हिसाब से हेलमेट करके जाना है। उसमें आप अपने इंटरप्रिटेशन और ये ऐसा भाई उसका कोई, आप स्वीकार करो चीज़ों को और आगे बढ़ो। ए जे जी राजपूत, आपके इकोनॉमिक कोर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करवा रखी है तो प्रीलिम के लिए और पढ़ना चाहिए। हाँ पढ़ना चाहिए भाई। वो इसलिए क्यों, मैंने तो हेडक्वार्टर, लेटेस्ट समिट, कितने मेंबर्स है उसके आसपास बात करी। उसके अलावा और भी उसमें चीज़ें होती है, अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं। और हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इतने डिटेल में हमने नहीं समझा जो इकोनॉमी के साथ ना जुड़ा। फॉर एग्जाम्पल, हमने नाटो वगैरह की कोई डिटेल में बात नहीं करी, या उससे पहले जो वॉर्सो वगैरह पैक्स थे। कुछ बार ऐसा है कि उसके अलावा वाले भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो पूछते हैं। एक बार कुछ पूछा था, डॉक्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स, ऐसा कुछ है ऑर्गेनाइजेशन जो गरीब देशों में जाके मदद करता है, और उसका फ्रांस में या कहीं हेडक्वार्टर है। जैसे और भी चीज़ें हैं। तो अपना जो मंथली मैगजीन आता है करंट अफेयर्स, अन अकेडमी, आर्टिकुलेट, ये भी, और बाकी आईआर के जो कोर्स चल रहे हैं उसको देख के वो सब चीज़ें आप करना। ये वाली चीज़ ऑफ कोर्स इकोनॉमी तक आप उसे सीमित रखें तो, पर ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में मत चलना कि आईआर का कोई भी सवाल इसमें से सॉल्व हो जाए। एडिशनली आजकल आईआर के नाम पे बहुत सारा ज्योग्राफी और मैप भी पूछ रहे हैं। आप थोड़े पीवाईक्यू देख लो लास्ट 3 ईयर के, तो उस हिसाब से भी समझ होनी चाहिए। मैप तो हमने देखे नहीं इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो वो सब आप करिए। प्लेसिस इन न्यूज़ में आर्टिकल हैं वो काफ़ी, फिर हिंदू एक्सप्रेस। देखिए हिंदू एक्सप्रेस भी आप रोज़ देखो तो सही, उसमें आपकी वोकेबलरी बिल्ड हो। न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह देखने ये तो लंबे हो जाएंगे, तो फिर आपके बाकी थियरी और ऑप्शनल कब होगा। इतना सब नहीं, कोई एक पकड़ो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, उतना देखा, मंथली मैगजीन देखा, ज्योग्राफी और आईआर के कोर्स किए, बाकी भगवान मालिक है। जहाँ तक ये प्लेसिस न्यूज़ वगैरह चीज़ें। सो हाँ, मॉनेटरी टूल्स, M0 CRR, ये ओके। देखिए एक बैंक है जिसके पास 100 रुपये डिपॉजिट में, बराबर। अब उसमें से उसने 4 रुपये CRR में रखे, और बाकी SLR वगैरह जाएगा, वो सब ठीक है। तो अभी SLR को इग्नोर ही करते हैं, 96 घूमने को चले गए। आरबीआई का जो M0 फॉर्मूला है उसके अंदर ये काउंट होगा, यस। ये जो बाकी 96 चले गए उसके अंदर कुछ ही काउंट होगा कि करेंसी इन सर्कुलेशन में कितना फिर घूम रहा है, वगैरह वगैरह। उसकी पूरी फॉर्मूला जो हमने पूरे लेक्चर के अंदर देखी है। अब आप समझो अगर ऐसा हो जाए कि ये बैंक का CRR बढ़ा के 6 कर दिया जाए, बराबर, तो क्या होगा, 100 में से 6 रुपीज़ तरफ जुड़ जाएंगे और बाकी अलग रहेंगे। तो M0 में तो बढ़ोतरी होगी होगी। तो सेम अमाउंट रहेगा ऐसा नहीं, वो फॉर्मूला के हिसाब से समझना है आपको। बाकी पैसा कितना बढ़ेगा उसमें तो बहुत सारी चीज़ें और भी आती है। अब उस बैंक ने वॉल्ट कैश में कितना रखा, बाकी करेंसी इन सर्कुलेशन में असल कितनी सर्कुलेशन में चली और कितनी डिपॉजिट के अंदर रुकी पड़ी है जो लोन में नहीं घूमी, से लेके बहुत कुछ, वो फोटो फ्रेम के अंदर आप कब किस टाइम पे खींच रहे हो उस पर निर्भर करता है। तब समझो M0 के अंदर आपको बैंकर्स डिपॉजिट टू आरबीआई वो काउंट होता है। सीआरआर भी एक प्रकार की डिपॉजिट है। और इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि बीच में जब सीआरआर को बढ़ाया गया था तो M0 में उस हिसाब से इंक्रीज हुआ था, क्योंकि वो वहाँ पर काउंट होता है। फिर आप उसमें मुर्गी आई, फिर अंडा आया, फिर ये बीरबल की खिचड़ी बनाएंगे, ऐसा ऐसा करते रहो, उसका कोई अंत नहीं है। तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। सोनी का हैंडआउट के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हैंडआउट खुद में ही नोट है, उसको आप बार बार रिवाइज करें। हैविंग सेड दैट, आपको अगर दिक्कत आ रही नहीं इतना याद नहीं रहता या मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, तो लेक्चर के दौरान जो भी हेडिंग हो उसको
कहीं पर आप लिखते रहो, जस्ट टू गेट अ फील कि हाँ इतने इतने टॉपिक्स खत्म है। बाकी खुद से नोट बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे जीके और फैक्ट्स आप मिस कर देंगे जो हैंड आउट में दिए, पर आपको लगे नहीं है तो मुझे काम का नहीं लगता। और यूपीएससी आजकल जीके और फैक्ट्स भी पूछ रही है ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप देखें। देन 1715 कमल सिंह। वीकली करंट अफेयर्स वो मैं एक ज़माने में करता था, अभी मैंने वो बंद कर दिया है। तो अभी आप समझो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स वो तो पूरे साल के एक बार में हम देखते हैं। Win24 वो फ्री सीरीज आएगी फरवरी में, उसको आप देखना। बाकी जितने करंट अफेयर्स है उसकी अनअकैडमी की मंथली पीडीएफ फाइल आती है आर्टिकुलेट, जिसको मैं ऊपर एडिटिंग का काम देखता हूँ, तो उसको आप देख लेना। अदर देन दैट मैं खास करता ऑफ कोर्स यूट्यूब पे कुछ ना कुछ इकोनॉमी के वीडियो बन, पर वो समझो तो अभी पेज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए करना पड़े, उससे आपको कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, उसके अंदर सब सिस्टमेटिकली हो रहा है। अक्षिता, योर हैंड आउट एंड न्यूज़पेपर इनफ फॉर इकोनॉमी, और कुछ और पढ़ना है सप्लीमेंट 2026 में है, तो अब मैं क्या करूं, कोचिंग ऑफलाइन ओ आर एन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन या स्किप टू सेल्फ स्टडी। देखिए इसका जवाब मैंने आगे, लेट मी कम बैक। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, हैंडआउट और न्यूज़पेपर वो काफ़ी अपन वोकेबुलरी बिल्डअप करने के लिए आपने इकोनॉमिक सर्वे के जो अलग अलग चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वो देखने चाहिए। योजना कुरुक्षेत्र वगैरह के चीफ एडिटर प्रीफेस एक एक पेज के देखने चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो देखनी चाहिए टू बिल्ड वोकेबुलरी। वो सब चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में सब रीडिंग लिस्ट दिया है। अगर 2026 की आपकी तैयारी है तो अभी तो फर्स्ट आपका होना चाहिए कि कॉलेज के अंदर जो भी 55-60% आने चाहिए, ताकि आरबीआई कैट नेट वगैरह एग्जाम में जो मांगते हैं तो हर सेमेस्टर में अच्छा स्कोर हो, प्लान बी में वो दिक्कत नहीं आए। और वैसे भी अच्छा स्कोर होना चाहिए ताकि यूपीएससी के इंटरव्यू फॉर्म में भी भरो तो अच्छा लगे। दूसरा, कॉलेज के अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये कॉलेज फेस्टिवल, डांस ड्रामा, एनएसएस, एनसीसी, उसमें भी हिस्सा लेना चाहिए ताकि इंटरव्यू के बाद डेटा फॉर्म में वो सब आप कोट कर सके कि मेरा वो सब है। नहीं भी हो तो ऐसा नहीं कोई रिजेक्ट कर देगा, पर आपके पास जब टाइम है तो लिख देना चाहिए। इट इज़ बेटर टू हैव इट इन योर बायोडेटा फॉर इंटरव्यूज इंक्लूडिंग फॉर यूपीएससी। बाकी फिर आपका फोकस होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर, उसके अच्छे से नोट्स बन जाए, पीवाईक्यू सॉल्व करके उसी हिसाब से एडवांस लेवल के जो बुक्स खुद से पढ़ने हैं वो सब निपटाओ। और जितने सब्जेक्ट है उसकी थियोरेटिकल पार्ट उसको आप ख़त्म करो। करंट अफेयर्स तो ऐसा है कि पुरानी चीज़ें फेड होती है, नई चीज़ें आते रहती है। न्यूज़पेपर देखने चाहिए, यस, फॉर बिल्डिंग वोकेबुलरी, पर न्यूज़पेपर के बहुत नोट्स अभी से बनाने की ज़रूरत नहीं। मंथली करंट अफेयर्स की जो फाइल आती है अनअकैडमी की वो आप देखते रहो। बाकी भी मैथ्स इंग्लिश डिपेंड करता है प्लान बी के हिसाब से कौन कौन सी एग्ज़ाम देनी है, वो सब भी आप दीजिए, मतलब तैयारी कीजिए। जहाँ तक आपका प्रश्न है तो अभी मैं क्या करूँ, तो अभी तो ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चालू है, उसको आप मैक्सिमम उसमें से एक्सट्रैक्ट करो चीज़ों को। कोचिंग इन ऑफलाइन मुझे ज़रूरत लगती नहीं एट दिस स्टेज। 2026 तक फिर आपको लगे नहीं अब मुझे ये कि मेरे डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, तो की बात है। अभी के लिए तो क्योंकि आप वो करने गए तो कॉलेज के जो मैंने आपको बाकी काम दिखाए, फर्स्ट क्लास आना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट जमा करने, वो सब रह जाएगा। सो बेटर यू कंप्लीट, अदरवाइज यू हैव टू मैनी थिंग्स ऑन योर प्लेटर एंड यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट प्रॉपरली। तो मतलब कॉलेज ठीक से सेमिस्टर में आप करिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करिए, कुछ एनसीसी एनएसएस या जो भी। और ये जो आपने अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लिया उसमें कोर चीज़ें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी एनवायरनमेंट सी सेट ऑप्शनल सब्जेक्ट ये ख़त्म करिए। ये करते करते ही आप समझिए कि 2025 तक आ जाएगा। उसके बाद फिर और आपके प्लान बी के हिसाब से क्या क्या बन रहा है, अकॉर्डिंगली यू प्रोसीड। बाय ओम, ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो डिजिटली साइंड है तो चलेगा कि नहीं? अब उन्होंने डिजिटली साइन करके दिया तो वो आपने वही तो अपलोड करोगे। वो ऐसी बात, उनके पास जाओगे, वो जो भी डिस्ट्रिक्ट के या तहसील के ऑफिसर है, राइट, तो वो आप यूज़ करो, उसमें कोई हरकत मुझे दिखती नहीं। दूसरा, आपने कहा कि जो ऑफिसर की पोस्ट है वो सर्टिफिकेट में क्लियरली लिखी नहीं है, तो वो चलेगा कि नहीं? देखिए, खास तो वो चेक करते हैं कि डेट कब इशू हुआ था नॉन क्रीमी लेयर का, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है कि एग्जाम नोटिफिकेशन के एक कैलेंडर ईयर या उतना होना चाहिए, दैट इज़ मेन थिंग। बाकी अब ऐसा है कि वो क्लियरली प्रिंट नहीं हुआ
तो आप कर भी क्या सकते हैं, आप उधर वापस जाएंगे तो भी तहसील के ऑफिसर आप जानते हैं कैसे होंगे। तो नीड नॉट वरी अबाउट इट, करो अपलोड उसको। कुछ इंक्वायरी होगी तो आप समझो प्रीलिम में कोई आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, मेंस में कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो लास्ट स्टेज में होता है, और उसके बाद इंक्वायरी आती है तो भी आती है, तो उस वक्त आप बता दे भाई ये है और फिर से चाहिए तो मैं ये और एफिडेविट करके देता हूँ। दैट इज़ द वे आई सी इट। लेकिन अगर आपको फिर रातों की नींद चली गई है कि नहीं भाई मुझे निकाल देंगे और मुझे तो इसी का डर लगता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं तो जेन्युइन कैंडिडेट हूँ, ये मेरा जेन्युइन सर्टिफिकेट है, तो आप वापस जाओ उधर और वापस उनको बोलो कि मुझे आप नया बना कर दीजिए। बट आई फियर कि वो कोई भाव देंगे नहीं, जो प्रकार के लोग तहसील ऑफिस में बैठते हैं। आइदर वे बेस्ट विशेस। मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ, सीडीएस एग्ज़ाम दूँ कि नहीं? हाँ तो दीजिए, उसमें अच्छी है वो भी। पॉलिटी कंप्लीट किया अच्छा है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोनॉमी चल रहा है, एंशंट मिडाइवल चल रहा है, ओनली रिवीजन, इंग्लिश ग्रामर इज़ नॉर्मल। और क्या करना, देखिए मेन चीज़ है सीडीएस एग्ज़ाम के, आप पीवाई क्यू देखोगे उधर जो साइंस पूछते हैं वो 11-12 का टिपिकल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टाइप की चीज़ें होती है, तो वो सब आपको रटनी पड़ेगी। उधर का आप मैथ्स देखना, आजकल वो भी काफ़ी एडवांस लेवल का हो, पहले सिंपल व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस 3 थिंग्स, अभी उसमें भी एडवांस चीज़ें आ रही, तो मैथ्स की एडवांस तैयारी करनी पड़े। ज्योग्राफी में भी उसमें वो जो होता है इरोजन एंड सॉइल के जो चीज़ें हैं, सॉइल इरोजन और वो ऑक्सबो लेक और ऐसी चीज़ जो यूपीएससी में कम पूछी जाती है पर उधर वो पूछते हैं। एंड करंट अफेयर्स के नाम पे ये किसको रमोन मैग्सेसे से अवार्ड मिला वगैरह, मिलिट्री का भी पूछते हैं कौन सी एक्सरसाइज हुई वगैरह, तो उस हिसाब से आपने थोड़ा करंट अफेयर्स को तैयार करने का रवैया बदलना होगा। लास्टली उधर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पूछते हैं, इकोनॉमिक का अपना कोर्स यूज़फुल ही है पर उधर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आता है। उसके लिए आप ये करना, मेरा रिकॉर्डेड कोर्स मेरी प्रोफाइल पे जाके पुराना, मेरे ख्याल से मई महीने में हुआ होगा 2023 में, उसको देख लेना, उसके अंदर भी पीवाईक्यू है। और सीडीएस के लिए मेरे ख्याल से अरिहंत पब्लिकेशन की टॉपिक वाइज बुक आती है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बुक आती है, उसको आप लेके उसको पूरा आप सॉल्व करिए कि और मुझे क्या क्या खामियां लगती है। बाकी तो इतना तो मैंने बताइए तो करना पड़े दीजिए, वो भी एग्ज़ाम अच्छी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो मित्रों ये थे इस बार के सवाल, बाकी भी और थे लेकिन वो मैंने टेक्स्ट में उनको जवाब बना के डाल दिया है। और जो मैंने आपको बताया, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अनअकैडमी, अप टू 50% ऑफ एंड 6 मंथ एक्सटेंशन यूजिंग द डिस्काउंट कोड monal.org। जुड़िए अनअकैडमी के साथ, लेट्स क्रैक इट, बेस्ट विशेस।